नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात बलिया की करेंगे, जहां पर पॉक्सो के आरोपी की ताजपोशी की तैयारी की जा रही है। बलिया में पॉक्सो के एक आरोपी की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। केस दर्ज होने के बाद भी इस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो केस दर्ज हुआ है वो छोटे मोटे आरोपों में नहीं हुआ है। पॉक्सो जैसे गंभीर मामले में अब तक इस शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष की ताजपोशी होने जा रही है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 जुलाई को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंद चौधरी ने चुनाव जीता था और जीत से गदगद सपाइयों ने जमकर गाली गलौज की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। मंत्री उपेंद्र तिवारी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसमें पॉक्सो जैसे गंभीर धाराएं शामिल हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पॉक्सो जैसे गंभीर धाराओं में जिस शख्स के ऊपर आरोप है उसकी तो तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और आरोपी की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। पूरे मामले से स्थानीय पुलिस बेखबर है और इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बलिया में जिला प्रशासन और पुलिस काम कर रही है। और इस पूरे प्रकरण पर न्यूज वन इंडिया के कुछ सवाल हैं और सबसे पहला और सबसे अहम सवाल आखिर यही है कि पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं। दूसरा अहम और बड़ा सवाल है कि पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज है, फिर भी आरोपी गिरफ्त से दूर क्यों है। क्या ताजपोशी की खबर पुलिस को नहीं है? यह संभव नहीं है कि पुलिस के पास इस शख्स की ताजपोशी की खबर नहीं है। क्या पूर्व मंत्री सपा नेता अंबिका चौधरी के सामने पुलिस फेल हो गई है या स्थानीय पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है? ये न्यूज वन इंडिया के कुछ सवाल हैं जो बलिया जिला प्रशासन और बलिया पुलिस से है कि आखिरकार एक शख्स जिसकी ताजपोशी की खबरें बलिया और उत्तर प्रदेश में आम हो गई हैं, उस शख्स के ऊपर पॉक्सो के तहत केस दर्ज है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। मनोज राय इस वक्त मेरे साथ बलिया से जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। मनोज, ये तो सीधे सीधे पुलिस पर सवाल हैं। पॉक्सो किसी शख्स पर लग गया, इसका सीधा मतलब है गिरफ्तारी। नो इफ नो बट, गिरफ्तारी उसके बाद अदालत मामला देखेगा। अभी तक पॉक्सो के एक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जी, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के लड़के और नवनिर्वाचित जिला पंचायत के अध्यक्ष आनंद चौधरी के ऊपर 3 जुलाई को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कोतवाली बलिया में दर्ज किया गया। लेकिन उसमें कुल मिला के 6 आरोपी बनाए गए थे जिनके ऊपर मुकदमा सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी के परिजनों ने दिखाई थी। 3 लोग उसमें गिरफ्तार हुए जो जेल के अंदर है, लेकिन पूर्व मंत्री और उनके पुत्र के साथ एक अन्य आरोपी अभी 3 लोग बाहर है जिनकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई। यहाँ तक कि अब आनंद चौधरी की ताजपोशी भी जिला प्रशासन ने बड़े धूमधाम के साथ कलेक्ट्रेट बलिया में करा दी। जी नहीं, तो अब सब पुलिस आखिर बच क्यों रही है? क्या पुलिस के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है? यही सोचनीय विषय है कि अगर यह एक आम आदमी के ऊपर इस तरह का मुकदमा होता है तो वह जेल की सलाखों तक पहुंचता है, अदालत से जमानत से ही वह बाहर निकलता है। लेकिन जब बड़े कद के लोग होते हैं तो उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई न होकर के बल्कि उनको संरक्षण दिया जाता है। एक तरह से योगी सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है कि क्या योगी सरकार के पुलिस अधिकारी योगी के करने में नहीं है या योगी की भी मंशा यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जितेंद्र वर्मा के बिगड़े बोल सुनने को मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जितेंद्र वर्मा के बिगड़े बोल सुनने को मिले हैं। बतौर अगर हम बात करें विधायक की, तो वो पुलिस वालों को लाइन हाजिर करने की धमकी दे रहे हैं। वजह क्या है, क्यों वो पुलिस वालों को लाइन हाजिर करेंगे? अब उन्होंने कहा है कि अगर स्थानीय लोगों की बाइक चेकिंग होती है
तो वो पुलिस वाले को लाइन हाजिर कर देंगे। विधायक सनी तोमर पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कराने की धमकी दे रहे हैं। सिपाही दरोगा ये एसओ चेकिंग करेगा तो 1 घंटे भी उनको टिकने नहीं दूंगा। फतेहाबाद विधानसभा के बीजेपी के विधायक है जितेंद्र वर्मा, आपको सुनवाते हैं विधायक के ये बिगड़े बोल। जो चौराहे पे क्या बात चौराहे पे कोई भी सिपाही, कोई भी दरोगा, कोई भी ऐसो लोकल आदमी की मोटरसाइकिल चेक करता है या बदतमीजी करता है, वो 1 घंटे रुकेगा ना, मेरा वादा आप लोगों से। यदि ऐसो बदतमीजी करेगा तो 5 दिन बहुत होते, 5 घंटे नहीं रहने दूंगा, 5 घंटे ऐसो से भी केवल किसी कोई बात करता। तो ये आप सुन रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सामने उनकी जनता है जो उनकी बातों पर तालियां पीट रही हैं। ये सीधे सीधे पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। अब अगर पुलिस चेकिंग नहीं करेगी तो आखिरकार पुलिस का काम क्या है? इस वक्त मेरे साथ कृष्णा त्यागी आगरा से जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, ये तो सीधे सीधे पुलिस को चैलेंज देने वाला बात है और पुलिस को डिमोटिवेट करने वाला विधायक का बयान है। बिल्कुल धर्मराज जी, मैं आपको बता दूं यह मामला थाना फतेहाबाद क्षेत्र का है, जहां पर विधायक जितेंद्र वर्मा के बोल बिगड़ते हुए नजर आए हैं और सत्ता की हनक में इस तरह के बोल उन्होंने जितेंद्र वर्मा जी ने बोले हैं। उन्होंने यहाँ तक इस वीडियो में बात कही है कि कोई भी पुलिसकर्मी चेकिंग करता हुआ दिखाई दिया तो मैं उसे लाइन हाजिर करा दूंगा। तो सीधे सीधे सत्ता के नशे में इस तरह का बयानबाजी जितेंद्र वर्मा करते हुए आ रहे हैं और पुलिस के कार्य को हस्तक्षेप करने का कार्य कर रहे हैं। कल इस तरह का एक वाक्य सामने जरूर आया था। ये पुलिसकर्मी को एक चौराहे पर एक व्यक्ति की उन्होंने गाड़ी का चालन किया, उसके बाद उन्होंने चालन करने की शिकायत विधायक जितेंद्र वर्मा को की। उसके बाद जितेंद्र वर्मा ने एसएसपी से बातचीत करके एक सनी तोमर नामक एसआई को वहां से लाइन हाजिर किया। उसके बाद इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है। उसमें जितेंद्र वर्मा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे से यदि कोई भी पुलिसकर्मी चौराहे पर कोई भी इस चालन करते हुए पाया जाता है तो सीधे सीधे उन्हें लाइन हाजिर करा दूंगा। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है। जितेंद्र वर्मा जो इतने अच्छे पद पर रहते हुए इतनी छोटी हरकत कर रहे हैं, पुलिस को अपना पाठ पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका इस जानकारी के लिए। लखनऊ में अलकायदा का टेरर प्लान फेल हो गया है। पकड़े गए दोनों आतंकियों को अब से थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा और आतंकी मसरुद्दीन और मिनाज अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी और कोर्ट में पेश करने के बाद एटीएस कोर्ट से इन दोनों आतंकियों का रिमांड मांगेगी और रिमांड के दौरान इनसे गहनता से पूछताछ होगी। कल लखनऊ में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी और इनकी गिरफ्तारी के बाद आज इनको कोर्ट में अब से थोड़ी देर के बाद पेश किया जाना है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लखनऊ आएगी, जहां पर इन दोनों पकड़े गए आतंकियों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ करने वाली है। बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम लखनऊ आएगी और लखनऊ में कल इन दोनों की जो गिरफ्तारी हुई है इनसे पूछताछ की जाएगी। 2015 में गिरफ्तार किए गए 6 आतंकी और इन टीम ने 2015 में AQIS मॉड्यूल का खुलासा किया था और क्या उस मॉड्यूल से इनका कनेक्शन है, क्या उससे इन्फ्लुएंस थे 2015 के मामले से, इस मामले को क्या कोई जुड़ाव है, ये तमाम पहलुओं की जांच और पड़ताल की जाएगी। वहीं लखनऊ में आतंकवादियों के गिरफ्तार होने के बाद हरदोई में अलर्ट कर दिया गया। रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। लखनऊ में आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद पूरा उत्तर प्रदेश अलर्ट पर है। सभी जगहों पर चेकिंग की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो भी संदिग्ध नजर आ रहा है उससे पूछताछ हो रही है। इसी सिलसिले में, इसी क्रम में हरदोई में आरपीएफ और जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को बढ़ा दिया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ट्रेनों में चेकिंग की गई है। जो भी संदिग्ध लोग नजर आ रहे हैं उनसे पूछताछ हो रही है। लोगों के सामान चेक किए जा रहे हैं। आरपीएफ के जो इंचार्ज हैं धर्मवीर सिंह, वो इस मामले पर क्या कुछ कहते हैं आपको सुनवाते हैं। हरदोई स्टेशन पर जीआरपी आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर
तथा संदिग्ध सवारी और उनके सामान की चेकिंग जो है की गई, ताकि किसी उनके अंदर कोई अनपेक्षित जो है चीज वस्तु सामान को लेकर के यात्रा ना करें। सिर्फ प्लेटफॉर्म पे बैठे यात्रियों की चेकिंग की गई या ट्रेन वगैरह आई उनको रोक के भी ट्रेन में भी चेकिंग किया गया था, स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर भी यात्री संदिग्ध यात्री को नजर आया तो उसके सामान की चेकिंग। लखनऊ में 2 आतंकियों के पकड़े जाने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। बिजनौर में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है। मौजूद हूँ बिजनौर के मुख्य चौराहे पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यूपी में 2 आतंकवादी पकड़े जाने के बाद लगातार पुलिस हाई अलर्ट पे है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। चेकिंग का सीधा माध्यम यही है कि कोई आतंकवादी या कोई ऐसा गलत व्यक्ति बिजनौर में प्रवेश ना कर ले, उसी के लिए लगातार एसपी धर्मवीर सिंह को आदेश दिए गए हैं और पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की चेकिंग की जा रही है और किस तरीके से लोगों को बुलाया जा रहा है। सीधे मैं आपको दिखा रहा हूँ और हर वाहन की चेकिंग लगातार की जा रही है। पहले उसको चेक किया जा रहा है कि वो कहाँ से आ रहा है, किस कार्य को लेकर आ रहा है। लगातार यूपी में हाई अलर्ट जारी है। बिजनौर से मैं फैसल खान मौजूद। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 31 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं राजस्व की टीमें मृतकों की लिस्ट तैयार कर रही है। इस हादसे पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को तत्काल घायलों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त आपको हम अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, कानपुर देहात, आगरा और चित्रकूट की तस्वीरें हैं, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग जगहों में कुल मिलाकर अभी तक जो आंकड़ा आया है 31 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि कई लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए हैं। और चलिए आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यह आकाशीय बिजली बनती कैसे है। आसमान में विपरीत एनर्जी के बादल हवा से उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। बादल विपरीत दिशा में जाते हुए आपस में टकराते हैं। उसके बाद यहां पर बिजली पैदा होती है और यह बिजली धरती पर गिरती है और बिजली धरती पर कंडक्टर तलाशती है, यानी कि कंडक्टर का काम धरती यहां पर करता है और जमीन पर लोहे के खंभे कंडक्टर का काम करते हैं। बिजली चमकने के 10 सेकंड के बाद बादल के गरजने की आवाज आती है। इसका मतलब बिजली आपसे 3 किलोमीटर दूरी पर है। और चलिए आपको बताते हैं कि आकाशीय बिजली के दौरान आपको कैसे बचना है, कैसे आपको अपनी जान बचानी है। जैसे ही बारिश हो, बिजली कड़के, तत्काल पानी, बिजली के तार, खंभों इनसे दूर हो जाएं। आसमान के नीचे हैं तो अपने हाथों को कानों पर रख लें। इसके साथ साथ इस दौरान एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिल्कुल ना रहें, बल्कि एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। छतरी या सरिया जैसी कोई चीज है तो उसे खुद से आप दूर कर दें। तत्काल पानी, बिजली के खंभे, हरे पेड़ और मोबाइल टावर से दूर हट जाए। कोई भी ऐसी लंबी चीज हो उसके नीचे आपको नहीं खड़ा होना है। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली से हुई मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि जनहानि हृदय विदारक है। मृतक के परिजनों के प्रति उन्होंने शोक संवेदना प्रकट किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट का मजमून है। उत्तर प्रदेश के कई में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि हृदय विदारक है। इस त्रासदी में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। लखनऊ में एटीएस की कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे यूपी पुलिस और बीजेपी पर भरोसा नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अखिलेश यादव का बयान आया है एटीएस की कार्रवाई पर कि मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है, एतबार नहीं है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, सुनवाते हैं आपको।
मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। तो ये अखिलेश यादव का बयान है। एटीएस की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि मुझे यूपी पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं है, एतबार नहीं है। तो अब उत्तर प्रदेश में एटीएस की कार्रवाई पर भी क्वेश्चन मार्क लगने शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने ट्वीट किया है कि एटीएस ने बड़े हमले की साजिश को नाकाम किया है और इस सफलता पर गर्व करने के बजाय पूर्व मुख्यमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल उठाकर उत्तर प्रदेश पुलिस को अखिलेश यादव ने अपमानित किया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया है और अखिलेश यादव से पूछा गया है कि अखिलेश जी बताएं कि उनके लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है या तुष्टीकरण की राजनीति। तो ये उत्तर प्रदेश भाजपा का ट्विटर हैंडल है, बीजेपी उत्तर प्रदेश, जिसके जरिए अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा वो आपको हम सुनवाते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं आतंकियों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में, उनसे सहानुभूति रखते थे। तो ये सुरक्षा एजेंसियों पर कहां भरोसा करेंगे उत्तर प्रदेश की। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क हैं, हम सबको सुरक्षित रखने में उनका पूरा योगदान है। आज बहुत बड़ी साजिश को उत्तर प्रदेश में नाकाम किया है, आतंकी साजिश को नाकाम किया है। देखिए, तो मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। चलिए बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्रिपल टी के फॉर्मूले ने देश में मिसाल पेश की है। प्रदेश में कोरोना अब पूरी तरीके से इस वक्त कंट्रोल में है और कोरोना के केसेस में बहुत ज्यादा कमी आई है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 96 नए कोरोना के केस आए हैं। यूपी के सिर्फ 2 जिलों में इस वक्त डबल डिजिट में केस बचे हैं। 42 जिलों में कोविड के मामले पूरी तरीके से जीरो हो गए हैं। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से कामकाज कर रहा है। यूपी में जनजीवन इस वक्त सामान्य हो चुका है और ये जो स्थिति बनी है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के T3 फॉर्मूले के तहत हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेकेंड वेव के पिक के दौरान से ही शुरू किया था टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। उसका असर यह है कि उत्तर प्रदेश में 42 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई मामला ही नहीं है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में सहायक शिक्षकों ने सीएम आवास पर धरना दिया। अपनी मांगों को लेकर ये शिक्षक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने की मांग की जा रही है। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर राज्य शिक्षकों ने सीएम आवास के बाहर धरना दिया और शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़ने की मांग की है। सहारनपुर से बड़ी खबर है, शाकुंभरी नदी में अचानक बाढ़ आई है। शिवालिक की पहाड़ियों में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और इस दौरान श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के मंझधार में फंस गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार दर्जनों श्रद्धालुओं की जान अटकी रही। सिद्धपीठ मां शाकुंभरी के दर्शन के लिए ये लोग जा रहे थे, लेकिन अचानक से नदी में बाढ़ आने के बाद ये लोग बीच में ही फंस गए। सूचना के बाद भी अभी तक
किसी तरीके का कोई प्रशासनिक मदद इनको नहीं दिया गया है। थाना मिर्जापुर इलाके के शाकुंभरी देवी का ये मामला है। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए कैसे लोग बीच में फंसे हुए हैं, ट्रैक्टर बीच में फंसा हुआ है। शिवालिक की पहाड़ियों में बारिश के कारण नदी उफान पर है और अचानक से नदी में बाढ़ आई और मां शाकुंभरी के दर्शन करने जा रहे लोग बीच में ही फंस गए। और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, सहारनपुर की तस्वीर है जहां पर शिवालिक की पहाड़ियों में अचानक आई बाढ़ के बाद नदी में उफान है। चित्रकूट में चल रहे आरएसएस के चिंतन बैच चौथा दिन है। रविवार को बैठक के तीसरे दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि नई शिक्षा नीति एक पक्षीय न होकर पूरी तरीके से तथ्यपरक होनी चाहिए। बिना तथ्यपरक वाले और गैर ऐतिहासिक तथ्यों को पाठ्यक्रम से हटाया जाए। प्रांत प्रचारकों के साथ आयोजित बैठक में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि कुछ सालों से भारतीय इतिहास के कई तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके शिक्षा दी जा रही है। व्यवहारिक ज्ञान की बजाय विद्यार्थियों को रटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति का मसौदा जल्द तैयार कर इसे लागू किया जाएगा ताकि नई पीढ़ी को भारतीय नायकों के बारे में सही जानकारी मिल सके। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, आतंकियों को कोर्ट में पेश करने से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई है। उच्च न्यायालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहां पर इन आतंकियों को पेश किया जाएगा। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। अब से कुछ ही देर में दोनों आतंकियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से कोशिश एटीएस की होगी कि इन दोनों को रिमांड पर लिया जाए और रिमांड पर लेने के बाद इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल उच्च न्यायालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। एलआईयू और इंटेलिजेंस भी पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। दोनों गिरफ्तार आतंकियों को आज कोर्ट में पेश किया जाना है और कोर्ट में पेश करने से पहले अदालत के बाहर और अंदर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त किया गया है। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या कुछ सुरक्षा अपडेट किया गया है कोर्ट के बाहर? देखिए, दोनों आतंकियों मुसीर और मिन्हाज को अब से कुछ देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी से पहले भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पीएससी के जवान लगाए गए हैं। एटीएस के कमांडो की निगरानी में दोनों की पेशी होगी। जब पेशी होगी तो एटीएस इनकी रिमांड की मांग करेगी। रिमांड पर लेकर जब इनसे पूछताछ होगी तो तमाम अहम परतें खुलेंगी, क्योंकि अभी तक की जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार इनके पास से अयोध्या, काशी और लखनऊ के तमाम सार्वजनिक और धार्मिक जगहों के नक्शे बरामद हुए हैं। उन्हीं के आधार पर लगातार इनसे जो है एटीएस पूछताछ कर रही है। हालांकि अब से कुछ देर बाद कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। पेशी से पहले सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई चूक ना होने पाए। उसके अलावा जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो जो एडीजी 3 के कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। कितने दिनों की रिमांड एटीएस को मिलती है उस रिमांड की अर्जी इनकी तरफ से डाली जाएगी। अर्जी में क्या कुछ कितने दिन की रिमांड कोर्ट देता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम परतें अभी तक खुल चुकी हैं और तमाम जगहों पर एटीएस की लगातार छापेमारी चल रही है। चाहे हम कानपुर की बात करें, बिजनौर की बात करें या संभल की बात करें। सूत्रों की माने तो सुबह सुबह कानपुर से 3 लोगों को एटीएस ने उठाया है और पूछताछ कर रही है उनसे, क्योंकि उनके भी तार मुसीर और मिन्हाज से जुड़े थे। जिस लिहाज से उनसे भी पूछताछ करना बेहद जरूरी था। तो एटीएस की टीमें सुबह से ही कानपुर, संभल और बिजनौर में डेरा जमाए हुए हैं। लखनऊ में फिलहाल कोर्ट में जब इनकी पेशी होगी और पेशी के बाद जब इनकी रिमांड अर्जी मंजूर होगी तो कहीं ना कहीं एटीएस के हाथ और तमाम बड़े सबूत हाथ लग सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
कौन से कागज थे ये एटीएस ने नहीं बताए थे, लेकिन शाम जिस तरीके से और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की है। आतंकियों को कोर्ट में पेश करने से पहले वहां की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आतंकियों को कोर्ट में पेश करने से पहले वहां की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और ये कोर्ट के बाहर की तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए हैं। लेकिन वो कौन से कागज थे ये एटीएस ने नहीं बताए थे, लेकिन शाम जिस तरीके से प्रशांत कुमार ने अरे यही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।